भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली। क्या आप जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है? हमें इस बारे में कैसे पता चला? भारत में सीखने की ऐतिहासिक उत्पत्ति के साक्ष्य के रूप में पत्थरों और तांबे पर शिलालेख, ताड़ के पत्तों के रिकॉर्ड और हमारे शास्त्र हैं। आज हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का पालन करते हैं जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन प्रथाओं के माध्यम से सीखना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अतीत में क्या थे? इस फीचर स्टोरी में हम आपको हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की झलक दिखाएंगे। आपने सुना या पढ़ा होगा कि विभिन्न जलवायु और संस्कृतियों वाले विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों ने शुरुआती समय से ही भारत के कुछ हिस्सों का दौरा करना शुरू कर दिया था। उनके लिए भारत आश्चर्य का देश था। भारतीय संस्कृति, धन, धर्म, दर्शन, कला, स्थापत्य के साथ साथ इसकी शैक्षिकी पद्धतियों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली को ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं के स्रोत के रूप में माना जाता था जो मानवता को निर्देशित और प्रोत्साहित करते थे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं ऋग्वेद के समय से। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली समय के साथ विकसित हुई और आंतरिक और बाहरी दोनों का ध्यान रखते हुए व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया। प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पहलुओं पर केंद्रित थी। इसने विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी कृतियों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर दिया। छात्रों को मानव और प्रकृति के बीच संतुलन की सराहना करने के लिए सिखाया गया था। शिक्षण और सीखने ने स्वयं, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा करते हुए वेदों और उपनिषदों के सिद्धांतों का पालन किया, इस प्रकार जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया। शिक्षा प्रणाली सीखने और शारीरिक विकास दोनों पर केंद्रित है। दूसरे शब्दों में स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर पर बल दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि भारत में शिक्षा व्यावहारिक, प्राप्त करने योग्य और जीवन की पूरक होने की विरासत है। शिक्षा के स्रोत। शिक्षा की प्राचीन प्रणाली वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों और धर्मसूत्रों की शिक्षा थी। आपने आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के नाम सुने होंगे। उनके लेखन और चरक और सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ भी सीखने के कुछ स्रोत थे। शास्त्रों, सीखा विषयों और काव्यों, कल्पनाशील और रचनात्मक साहित्य के बीच भी अंतर किया गया था। इतिहास, अन्वीक्षिकी, तर्क, मीमांसा, व्याख्या, शिल्पशास्त्र, वास्तुकला, अर्थशास्त्र, राजनीति, वार्ता, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन और धनुर्विद्या, तीरंदाजी जैसे विभिन्न विषयों से सीखने के स्रोत तैयार किए गए थे। शारीरिक शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम क्षेत्र था और विद्यार्थियों ने क्रीड़ा, खेल, मनोरंजक गतिविधियों, व्यायाम प्रकार, अभ्यास, धनुर्विद्या, तीरंदाजी में मार्शल कौशल प्राप्त करने के लिए
और योग साधना, दिमाग और शरीर का प्रशिक्षण में भाग लिया। सीखने के सभी पहलुओं में कुशल बनने के लिए गुरुओं और उनके शिष्यों ने ईमानदारी से एक साथ काम किया। विद्यार्थियों के सीखने का आकलन करने के लिए शास्त्रार्थ सीखा बहस आयोजित किया गया। सीखने के एक उन्नत चरण में विद्यार्थियों ने युवा विद्यार्थियों को निर्देशित किया। सहकर्मी सीखने की प्रणाली भी मौजूद थी, जैसे आपके पास समूह सहकर्मी कार्य है। भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली जीवन का एक तरीका। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके मौजूद थे। स्वदेशी शिक्षा घर में, मंदिरों, पाठशालाओं, टोलों, चतुष्पादियों और गुरुकुलों में दी जाती थी। घरों, गांवों और मंदिरों में ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन के पवित्र तरीकों को आत्मसात करने के लिए छोटे बच्चों का मार्गदर्शन किया। मंदिर शिक्षा के केंद्र भी थे और हमारी प्राचीन व्यवस्था के ज्ञान के प्रचार में रुचि लेते थे। छात्र उच्च ज्ञान के लिए विहारों और विश्वविद्यालयों में जाते थे। शिक्षण काफी हद तक मौखिक था और छात्रों को कक्षा में जो पढ़ाया जाता था उसे याद किया जाता था और उस पर मनन किया जाता था। गुरुकुल, जिन्हें आश्रम भी कहा जाता है, सीखने के आवासीय स्थान थे। इनमें से कई का नाम ऋषियों के नाम पर रखा गया था। जंगलों में स्थित शांत और शांत वातावरण में सैकड़ों छात्र गुरुकुलों में एक साथ सीखते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की भी शिक्षा तक पहुंच थी। प्रमुख महिला वैदिक विद्वानों में हम कुछ नाम रखने के लिए मैत्रेयी, विश्वम्भरा, अपाला, गागी और लोपामुद्रा के संदर्भ पाते हैं। उस अवधि के दौरान गुरु और उनके शिष्य दिन प्रतिदिन के जीवन में एक दूसरे की मदद करते हुए एक साथ रहते थे। मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से सीखना, अनुशासित जीवन जीना और अपनी आंतरिक क्षमता को साकार करना था। छात्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तक वर्षों तक अपने घरों से दूर रहते थे। गुरुकुल वह स्थान भी था जहां समय के साथ गुरु और शिष्य का रिश्ता मजबूत होता गया। इतिहास, वाद विवाद की कला, कानून, चिकित्सा आदि जैसे विभिन्न विषयों में उनकी शिक्षा का अनुसरण करते हुए, न केवल अनुशासन के बाहरी आयामों पर बल्कि व्यक्तित्व के आंतरिक आयामों को समृद्ध करने पर भी जोर दिया गया। कई मठ विहार स्थापित किए गए भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए इस अवधि के दौरान ज्ञान की खोज के लिए विद्वानों के साथ ध्यान, वाद विवाद और चर्चा करना। इन विहारों के आसपास उच्च शिक्षा के अन्य शैक्षिकी केंद्र विकसित हुए, जिन्होंने चीन, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सीलोन, जावा, नेपाल और अन्य दूर देशों के छात्रों को आकर्षित किया। विहार और विश्वविद्यालय जातक कथाएं, ह्वेनसांग और आई किंग चीनी विद्वानों द्वारा दिए गए विवरण, साथ ही साथ अन्य स्रोत हमें बताते हैं कि राजाओं और समाज ने शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रुचि ली।
परिणामस्वरूप कई प्रसिद्ध शैक्षिकी केंद्र अस्तित्व में आए। इस अवधि के दौरान विकसित होने वाले सबसे उल्लेखनीय विश्वविद्यालयों में तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और जगद्दला स्थित थे। इन विश्वविद्यालयों का विकास विहारों के संबंध में हुआ, जो बनारस, नवदीप और कांची में मंदिरों के संबंध में विकसित हुए और उन स्थानों पर सामुदायिक जीवन के केंद्र बन गए जहां वे स्थित थे। इन संस्थानों ने उन्नत स्तर के छात्रों की जरूरतों को पूरा किया। ऐसे छात्र उच्च शिक्षा के केंद्रों में शामिल हुए और प्रसिद्ध विद्वानों के साथ आपसी चर्चा और बहस से अपने ज्ञान का विकास किया। इतना ही नहीं, कभी कभार किसी राजा द्वारा किसी सभा को भी बुलाया जाता था, जिसमें विभिन्न विहारों और विश्वविद्यालयों के देश के विद्वान मिलते थे, बहस करते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। इस खंड में हम आपको प्राचीन काल के दो विश्वविद्यालयों की झलक दिखाएंगे। इन विश्वविद्यालयों को दुनिया में सीखने के सर्वोत्तम केंद्रों में माना जाता था। इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया है। तक्षशिला या तक्षशिला प्राचीन काल में, तक्षशिला कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाओं सहित शिक्षा का एक विख्यात केंद्र था। यह शताब्दी सीई में अपने विनाश तक दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता रहा। यह अपनी उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता था और पाठ्यक्रम में प्राचीन शास्त्रों, कानून, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, सैन्य विज्ञान और 18 शिल्पों या कलाओं का अध्ययन शामिल था। तक्षशिला अपने शिक्षकों की विशेषज्ञता के कारण सीखने की जगह के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसके विख्यात शिष्यों में प्रसिद्ध भारतीय वैयाकरण पाणिनि थे। वह भाषा और व्याकरण के विशेषज्ञ थे और व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक सबसे महान कार्यों में से एक के लेखक थे। जीवक, प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक, और चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ने यहाँ अध्ययन किया था। छात्रों को लंबी और कठिन यात्रा के बावजूद काशी, कौशल, मगध और अन्य देशों से तक्षशिला आना पड़ा। तक्षशिला एक प्राचीन भारतीय शहर था, जो अब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है। यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने 1980 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इसकी प्रसिद्धि विश्वविद्यालय पर टिकी हुई है, जहां चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना की थी। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने शताब्दी के मध्य में इसके खंडहरों की खोज की थी। शिक्षक की भूमिका छात्रों के चयन से लेकर उनके पाठ्यक्रम को डिजाइन करने तक सभी पहलुओं में शिक्षकों को पूर्ण स्वायत्तता थी। जब शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन से संतुष्ट थे, तो पाठ्यक्रम समाप्त हो गया। वह जितने छात्रों को पसंद करते थे उतने छात्रों को प्रवेश देते थे और पढ़ाते थे कि उनके छात्र क्या सीखने के इच्छुक हैं।
बहस और चर्चा शिक्षण के प्राथमिक तरीके थे। शिक्षकों को उनके उन्नत स्तर के छात्रों द्वारा सहायता प्रदान की गई। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा, जब हुआन ज़ैंग ने इसका दौरा किया, तो इसे नाला कहा जाता था और यह विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा का केंद्र था। विश्वविद्यालय ने देश के साथ साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों को आकर्षित किया। चीनी विद्वान आई किंग और ह्वेनसांग ने शताब्दी सी में नालंदा का दौरा किया था। उन्होंने नालंदा का विशद लेखा जोखा दिया है। उन्होंने ध्यान दिया है कि बहस और चर्चा के तरीकों के माध्यम से विभिन्न विषयों में 100 से अधिक प्रवचन दैनिक आधार पर हुए। हुआन ज़ैंग स्वयं योग शास्त्र का अध्ययन करने के लिए नालंदा का छात्र बन गया। उन्होंने उल्लेख किया है कि नालंदा के कुलाधिपति शीलभद्र योग के सर्वोच्च जीवित अधिकारी थे। नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रमों में एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, उस समय उपलब्ध ज्ञान का लगभग संपूर्ण क्षेत्र। नालंदा के छात्रों ने वेदों का अध्ययन किया और उन्हें ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला में भी प्रशिक्षित किया गया। प्राचीन नालंदा शताब्दी सी से शताब्दी सी तक सीखने का केंद्र था। वर्तमान समय में राजगीर, बिहार, भारत में स्थित नालंदा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था और यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के खंडहरों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया। नए नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना अंतर सभ्यता संवाद के केंद्र के रूप में की गई है। समुदाय की भूमिका उस समय ज्ञान को पवित्र माना जाता था और कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षा के प्रति योगदान को दान का सर्वोच्च रूप माना जाता था। समाज के सभी सदस्यों ने किसी न किसी रूप में योगदान दिया। धनी व्यापारियों, धनी माता पिता और समाज से वित्तीय सहायता मिली। भवनों के उपहार के अलावा विश्वविद्यालयों को भूमि का उपहार मिला। मुफ्त शिक्षा का यह रूप वल्लभी, विक्रमशिला और जगद्दला जैसे अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों में भी प्रचलित था। उसी समय भारत के दक्षिण में अग्रहारों ने सीखने और सिखाने के केंद्रों के रूप में कार्य किया। दक्षिण भारतीय राज्यों में अन्य सांस्कृतिक संस्थान भी थे जिन्हें घाटिका और ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। एक घटिका धर्म सहित शिक्षा का एक केंद्र था और आकार में छोटा था। एक अग्रहार एक बड़ी संस्था थी, विद्वान ब्राह्मणों की एक पूरी बस्ती, सरकार की अपनी शक्तियों के साथ और समाज से उदार दान द्वारा बनाए रखा जाता था। इस अवधि के दौरान सीखने के अन्य स्रोतों के रूप में मंदिर, मठ, जैन बस्ती और बौद्ध विहार भी मौजूद थे। भारतीय शिक्षा प्रणाली की निरंतरता भारतीय शिक्षा प्रणाली आश्रमों, मंदिरों और स्वदेशी स्कूलों के रूप में जारी रही। मध्यकाल में मकतब और मदरसे शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बन गए।
पूर्व औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में स्वदेशी शिक्षा का विकास हुआ। यह उस औपचारिक प्रणाली का विस्तार था जिसने पहले जड़ें जमा ली थीं। यह प्रणाली शिक्षा का ज्यादातर धार्मिक और आध्यात्मिक रूप थी। बंगाल में टोल, पश्चिमी भारत में पाठशालाएं, बिहार में चतुष्पादी और इसी तरह के स्कूल भारत के अन्य हिस्सों में मौजूद थे। दान के माध्यम से स्थानीय संसाधनों ने शिक्षा का समर्थन किया। ग्रंथों और संस्मरणों के संदर्भों से पता चलता है कि ग्रामीणों ने भी दक्षिण भारत में शिक्षा का समर्थन किया था। जैसा कि हम समझते हैं, भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली छात्रों के आंतरिक और बाहरी दोनों के समग्र विकास पर केंद्रित थी, इस प्रकार उन्हें जीवन के लिए तैयार करती थी। शिक्षा मुफ्त थी और केंद्रीकृत नहीं थी। इसकी नींव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में रखी गई थी जिससे जीवन के भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और कलात्मक पहलुओं के समग्र विकास में मदद मिली। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ सीखना है। इसलिए पढ़ाई को स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। आज शिक्षाविद बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक शिक्षा की भूमिका और महत्व को पहचानते हैं, जिससे प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान को समकालीन शिक्षा से जोड़ा जा सके।